हेलो दोस्तों, आप लोगों को रिलेशनशिप की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। माँ और पत्नी में किसे चुने? क्या आपके सामने भी है सवाल आया है तो इस कहानी को एक बार जरूर देखें। शादी के बाद सबसे ज्यादा समस्याएं आपकी पत्नी और माँ के बीच तनावपूर्ण रिश्ते की वजह से होती हैं। शादी से पहले अक्सर परिवार वाले कहते हैं कि शादी के बाद अपनी माँ को मत भूल जाना। कई बार ऐसी ही बातें लोग आपकी माँ के सामने भी करते हैं। अधिकतर पुरुषों को ऐसी बातें सुनकर यह डर सताने लगता है कि शादी के बाद वो इन दोनों रिश्तों में संतुलन कैसे बना पाएंगे। शादी होते ही आपके दिमाग में एक बात आती है कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ 5 मिनट बिता रहे हैं तो माँ के साथ 10 मिनट या कम से कम 5 मिनट जरूर बिताने होंगे। अधिकतर पुरुष माँ और पत्नी की लड़ाई में पिसा हुआ महसूस करते हैं। अगर आपकी पत्नी और माँ के बीच लड़ाई जारी रहती है तो परिवार कभी खुशहाल नहीं रह सकता है, क्योंकि एक महिला आपकी पूरी जिंदगी भर आपके लिए मौजूद रही है और दूसरी महिला के साथ आपको अपनी बची हुई पूरी जिंदगी बितानी है। दरअसल ये धारणा ही गलत है कि माँ और पत्नी को बराबर की अहमियत दी जानी चाहिए। माँ और पत्नी को एक तराजू पर रखने की समाज की कोशिश भी गलत है। लोग अधिकतर शादी के बाद महिलाओं के सामने आने वाली मुश्किलों को नजरअंदाज करते हैं। शादी के बाद लड़की की पूरी जिंदगी कैसे बदल जाती है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। सब कुछ तब और मुश्किल हो जाता है जब पति और उसका परिवार खुद में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके बावजूद कि परिवार में एक नया सदस्य आया है, ऐसी उम्मीद करना कि लड़की को पति और उसके परिवार को बिना किसी शर्त और बदलाव के स्वीकार करना चाहिए हमेशा गलत होती है, जबकि लड़की के मामले में लड़कों से ऐसी कोई उम्मीद नहीं की जाती है। सवाल यह उठता है कि पत्नी और माँ के बीच संतुलन की जरूरत क्या है। अगर कोई पति अपनी बीवी को ज्यादा वक्त देता है तो ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि वह आपकी जिंदगी में तुरंत आए है और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी भी है। लड़की अपना घर छोड़कर अपने पति के परिवार में आती है और शादी के शुरुआती दिनों में ही आपके रिश्ते की असली नींव रखी जाती है। अगर पति अपनी पत्नी के साथ ज्यादा वक्त बिताता है तो इसे इस तरह से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए कि वह किसी के बेटे को छीन रही है। किसी भी नई चीज को बनाने के लिए ज्यादा कोशिशों की जरूरत पड़ती है, तो फिर एक नए रिश्ते को बनाने के लिए भी उतनी ही मेहनत क्यों नहीं। जब कोई भी लड़का अपनी बीवी को सपोर्ट करना शुरू करता है तो परिवार में असुरक्षा की भावना पैदा होने लगती है। कई लोग ताना देने लगते हैं कि तुम अपनी पत्नी के प्यार में पूरी तरह पागल हो गए हो। माँ पर भी यही बात लागू होती है। लड़के को अपनी माँ के साथ वक्त बिताने और उसकी देखभाल का भी पूरा हक है। माँ के साथ आपका रिश्ता आपकी पत्नी से स्वतंत्र रखने की कोशिश करें। समाज के द्वारा पैदा की गई प्रतिस्पर्धा की भावना की वजह से पारिवारिक ताना बाना बिखरने लगता है। ये बात समझनी जरूरी है कि माँ की जगह और पत्नी की जगह अलग अलग है। हम अक्सर इस तरह की बातें कहकर उसे दूसरी तरह से व्यवहार करने पर मजबूर करते हैं, जैसे तुम अब केवल अपनी बीवी की सुनते हो, अब तुम मेरे बेटे नहीं रहे, तुम अपनी बीवी की बातों में आ गए हो और उसकी तरफदारी कर रहे हो, तुम हर वक्त अपनी बीवी की वकालत क्यों करते रहते हो, आजकल तुम केवल अपनी बीवी के साथ ही वक्त बिताते हो, हम तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते हैं, तुम हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचते रहते हो, मेरे बारे में नहीं। इसे माँ और पत्नी के बीच चुनाव का रंग नहीं देना चाहिए, न ही इसकी कोई जरूरत है। प्रतिस्पर्धा की भावना की वजह से कई भावनात्मक और मानसिक समस्याएं पैदा होती हैं। दूसरी तरफ माँ का बच्चे के हर फैसले पर नियंत्रण उसके विकास और योग्यता के रास्ते में एक बाधा की तरह है। बच्चे के बड़े होने पर उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। पत्नी आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनती है और कुछ समय बाद आप उसके साथ अपना परिवार शुरू करेंगे। आपका रिश्ता ताउन का होगा, उसे आपके सहारे और वक्त की जरूरत है। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का प्रियंका मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आप लोग को माता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी ध्यान से पूरा सुनना। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का प्रियंका मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आप लोग को माता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी ध्यान से पूरा सुनना। दादी नानी की कहानियाँ माँ बच्चों को इंसाफ दिलाती है। कौवा हथनी की कहानी दिलों को छू जाएगी, आप भी सुने। बलिया निवासी सनंदन उपाध्याय बताते हैं कि बीते वर्षों माताजी का देहांत हो गया, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ यादें जैसे कल की ही बात लगती है। वो खूबसूरत यादें दिल दिमाग में आज भी बसी हुई है। बलिया कुछ सालों पहले बच्चों को सुलाने के लिए दादी नानी या माँ कहानियाँ सुनाया करती थी, लेकिन अब इन सब का चलन नहीं रहा। परिवारों के सिमटने के साथ साथ ये कहानियाँ जैसे कहीं गुम हो गई। बचपन की वो खूबसूरत यादें जब याद आती हैं तो कहीं न कहीं दिलों को झकझोर जाती है। दादी नानी या माँ के द्वारा सुनाई जाने वाली प्राचीन कहानियाँ आज केवल यादगार बनकर ही तो रह गई हैं। राजा महाराजा नवाबों या अन्य तथ्यों पर आधारित वो कहानियाँ कहीं न कहीं किसी सच्चे माध्यम की तरफ इशारा करती थी। बलिया निवासी सनंदन उपाध्याय बताते हैं कि बीते वर्षों माताजी का देहांत हो गया, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ यादें जैसे कल की ही बात लगती है। वो खूबसूरत यादें दिल दिमाग आज भी बसी हुई हैं। कौवा और हथनी की कहानी में माताजी तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि इस ठंड के मौसम में नीचे जमीन पर पुआल बिछाकर उसके ऊपर कपड़ा रख बचपन में माँ हमें सुलाया करती थी।
उस समय सुलाने के लिए माँ एक कहानी सुनाती थी जिसकी छाप आज भी मेरे दिलो दिमाग में बनी हुई है। माँ बताती थी कि एक बड़ा ही महान राजा थे जिनकी एक पत्नी थी। राजा की कोई संतान नहीं थी। जब राजा का दूसरा विवाह हुआ तब पहली पत्नी को ये लगा कि राजा को अगर दूसरी पत्नी को अगर संतान की प्राप्ति हो गई तो हमारा अस्तित्व राजा के नजरों में समाप्त हो जाएगा। इसलिए पहली पत्नी अपने दासी से मिलकर इस समस्या पर बात करती है। लेकिन दासी भी बहुत चतुर होती है और वह कहती है कि देखो रानी, अगर दूसरी पत्नी को संतान होगा तो उसको तालाब में फेंकवा दिया जाएगा। कुछ समय बाद जब राजा की दूसरी पत्नी गर्भवती होती है तो राजा एक घंटी बांधते हैं और दूसरी पत्नी से कहते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो इस घंटी को बजा देना, मैं पूरा दरबार छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अपने आंचल में फूल तोड़ कर ले जाती है। राज दरबार में रानी के पास फूल देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तब राजा को लगता है कि कहीं न कहीं इसमें कोई तथ्य छिपा है, जिसके बाद राजा वहां स्वयं जाते हैं और उस स्थान को खुदवाते हैं। जिसके बाद जमीन से 12 साल के खूबसूरत भाई बहन निकलते हैं और राजा को प्रणाम कर अपनी आपबीती सुनाते हैं। राजा इसके बाद ये दावा करते हैं कि इस पागल कौवा हकनी माँ के स्तन पर बड़े बड़े तवा रखे जाएंगे। इन तवे को अगर छेदकर बच्चों के मुंह में दूध चला जाएगा तो इनकी बात सच मानी जाएगी, और होता भी वही है। बड़े बड़े तवे को छेदकर बच्चों के मुंह में माँ का दूध जाता है। इस घटना के बाद राजा अपनी पहली पत्नी को जल्लादों के हवाले करते हुए सजा सुनाते हैं। इस तरह एक माँ को न्याय मिलता है और बुराई का अंत होता है। विमल बहुत परेशान था। उस समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ। विमल बहुत परेशान था। उस समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वो अपना काम सब खुद कर लेती है किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो न माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है, मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो, कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसके विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देशी धुमधारा में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। विमल को रोना आ गया किंतु फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, विमल बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुँच दो, मेरा यहाँ मन नहीं ला रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी मां को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। मां को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जो अमेरिका में रहते थे आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था उसके पिता जीवित थे, अब वो भारत आए थे, उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विमल भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा। विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया, अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा।
नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी, सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया। भाभी आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचे देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा। कामनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम न कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी आप मेरे शहर अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो काटो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विमल को लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। वह दौड़ता गया और सरस्वती की कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैंने जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विमल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती उसकी मनस्थिति को समझ उसने कामनी को पुचकारते हुए अपने पास बुलाया। विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया।